चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज़ करते हैं अपने इस सेकंड लेक्चर का IAS 19 के। और इस लेक्चर में हम सिर्फ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की अकाउंटिंग पर फोकस कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जी व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स। हमने उसमें बात की थी कि यार एक चीज़ होती है प्लान लायबिलिटी, और उसकी बिल्कुल बुनियादी अकाउंटिंग जो है वो हमने देखी। हमने कहा इसके साथ प्लान एसिट भी हो सकता है अगर प्लान फंडेड हो, राइट। अगर उसके लिए कोई पैसे अलग कर करके रखे हों, अगर फंडेड प्लान हो तो प्लान एसेट भी हो सकता है। बहरहाल हमने प्लान एसेट की अकाउंटिंग नहीं देखी, प्लान लाइबिलिटी की भी अकाउंटिंग हमने कोई डिटेल में तो नहीं देखी, हमने सिर्फ बुनियाद सीखी थी। ठीक। आज की जो ये क्लास है इसका फोकस है इसकी अकाउंटिंग को डिटेल में डिस्कस करना। ठीक है ना जी। सो आइए आगाज करते हैं और हम देखेंगे ये पेज 65 ऑफ योर नोट्स पर एक मिसाल है, एग्जाम्पल है। ये बड़ी डिटेल्ड एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पर हम ये अकाउंटिंग सीख रहे होंगे। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ आप सब पॉज कीजिए और ज़रा पेज 65 पर जाकर ये एग्जाम्पल सब लोग प्लीज़ पढ़िए। चलिए जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने ये एग्जाम्पल जो है तसल्ली से देखिए। एग्जाम्पल क्या है? कहता है एल ने अप्रूव किया या ऑपरेट करता है एक अप्रूव्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, एल जो है वो ऑपरेट करता है एक अप्रूव्ड पेंशन स्कीम। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ अप्रूव्ड से मुराद होती है अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो जो इनलैंड रेवेन्यू का कमिश्नर होता है या जो टैक्स का कमिश्नर होता है उससे अप्रूव्ड। अच्छा, इससे क्या मुराद होती है, विल डिस्कस, डोंट वरी। ब्रैकेट्स में लिखा है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अगर ना भी लिखा होता तो हमें पता है कि पेंशन जो होती है वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान की एक मिसाल है। आगे क्या कहता है? कहता है फॉर ऑल एम्प्लॉइज विच हैव कंप्लीटेड 1 year सर्विस फाइन। कहता है द डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 रिलेटिंग टू द पेंशन स्कीम आर एज फॉलोज। क्या कहता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेंशन स्कीम एट 30 जून 2011, यानी कि साल के स्टार्ट की। ईयर एंडेड क्या है हमारा? 30 जून 2012। तो अभी ये बात हो रही है साल के स्टार्ट की। अब ये किसने कैलकुलेट करके दी होगी? ये एचडी भाई ने कैलकुलेट करके दी होगी। ठीक है। इसी तरह कहता है फेयर वैल्यू ऑफ स्कीम्स एसेट्स एट 30 जून 2011। अब स्कीम के कुछ एसेट्स भी हैं, प्लान के कुछ एसेट्स भी हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी नेचर का प्लान है? ये फंडेड प्लान है। उन एसेट्स की फेयर वैल्यू भी निकली हुई है, फाइन। फिर करंट सर्विस कॉस्ट, यानी कि इस साल में जो सर्विसेज दी एम्प्लॉयज ने उसकी वजह से पेंशन कितनी बढ़ी। ठीक है ना। कॉस्ट अगेंस्ट सर्विसेज फॉर दिस ईयर। करंट सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट अगेंस्ट सर्विसेज फॉर दिस ईयर। ठीक है। और ये भी कौन कैलकुलेट करके देता है? ये भी एचडी कैलकुलेट करके देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक। फिर कंट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब पता क्या होता है कंट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग द ईयर का? इसका मतलब होता है कि आपने अपने बैंक में से पैसे निकाले और आपने प्लान एसेट्स के अंदर पैसे डाल दिए, यानी कि जो प्लान के लिए आपने पैसे सेपरेट किए हुए हैं उनके अंदर डाल दिए। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। आई होप ये बात समझ आ गई। ठीक है जी। फिर बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इस साल के दौरान जो ऑलरेडी रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे उनको कितनी पेंशन पे की गई। ठीक, फाइन। कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेंशन स्कीम ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड। ये किसने कैलकुलेट की होगी? अगेन एचडी ने, है ना। और फेयर वैल्यू ऑफ द स्कीम एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। सो चूंकि फंडेड प्लान है तो ये फेयर वैल्यू ऑफ स्कीम एसेट्स हमें एट द एंड ऑफ द ईयर भी दिया हुआ है। ठीक है जी। आई होप कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है? कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, एल amended the scheme whereby the employees pension entitlement had been increased। आप लोग खबरों में सुनते होंगे कि जी
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन इंटाइटलमेंट बढ़ा दी गई। अच्छा, वो पेंशन एंटाइटलमेंट कैसे बढ़ाई जाती है, गौर से सुनिएगा। फर्ज कीजिए हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम जो पेंशन देते हैं वो देते हैं फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल 5%। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ ईयर सर्व्ड आपके 20 ईयर्स हैं, आपने 20 साल सर्व किए हैं, आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी से 1 मिलियन थी, ठीक है, या हम कह देते हैं से 15 ईयर्स आपने सर्व किया, लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी से 1 मिलियन थी, और इसको कह देते हैं से 2%, अभी कह देते हैं ये 2% है, ठीक है, इंटू 2%, तो आपकी जो मंथली पेंशन बनेगी वो यूं बनेगी 15 ईयर्स इंटू 1 मिलियन इंटू 2%, 15 इंटू 1 इंटू 2, तो ये बन गया तकरीबन 0.3 मिलियन या 300,000, राइट, 300,000, क्या ख्याल है, ये आपकी मंथली पेंशन होगी। अब ये एक फॉर्मूला है, ये एक पॉलिसी है, ये एक फॉर्मूला है, राइट, जिसके मुताबिक कंपनी ने, और ये कंपनी की अपनी मर्जी होती है जो मर्जी फॉर्मूला उसके लिए डिवाइस करे। कुछ जो हुकूमत की चीज़ें होती हैं उसमें ऑब्वियसली कुछ लॉ होता है जिसके मुताबिक चल रही होती हैं चीज़ें, अदरवाइज जनरली अगर एक नॉर्मल कंपनी है तो उसकी अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी डिवाइस करे, ठीक है। तो अगर कंपनी फॉर एग्जांपल इस फार्मूला को अमेंड कर देती है, फॉर एग्जांपल कहती है 2% नहीं, वो कहती है अब से ये फार्मूला होगा, फर्ज कर लीजिए 2.5%, तो अचानक से लोगों की पेंशन एंटाइटलमेंट बढ़ जाएगी ना, क्या ख्याल है। अच्छा, वो पेंशन एंटाइटलमेंट किसकी बढ़ेगी, जिनके हवाले से पास्ट में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है उनकी भी, और जिनके हवाले से फ्यूचर में एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है उनकी भी, क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं, दोनों की बढ़ जाएगी ना। आप तो ईयर ओवर ईयर रिकॉर्ड करते हैं ना एक्सपेंस। अच्छा, हम एचडी भाई से पूछते हैं कि यार ये जो मेरे पास्ट का एक्सपेंस है ये कितने से बढ़ा है, ये एचडी से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एचडी से कहते हैं यार ये पास्ट का एक्सपेंस कितने से चेंज हो गया ड्यू टू दिस चेंज इन फॉर्मूला। और इस सवाल में भी वही लिखा है अकॉर्डिंग टू द एक्चुरियल वैल्यूएशन, एचडी से पूछा हमने, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एडिशनल बेनिफिट्स वाज 15 मिलियन, यानी कि जो पास्ट एक्सपेंस है वो मेरा कितने से बढ़ गया, 15 मिलियन से। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। ऑलराइट, उसके बाद कहता है द डिस्काउंट रेट इज 13%। अब डिस्काउंट रेट क्यों जरूरत होता है, डिस्काउंट रेट एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी प्रेजेंट वैल्यू करना है चूंकि हमने लाइबिलिटी को, उसके लिए ज़रूरी है, ऐसे ही है ना, एक तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, ऑब्वियसली इसके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा भी इसकी एक ज़रूरत होती है, एंड विल डिस्कस दैट इन अ मोमेंट इंशाल्लाह। हावेवर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये कौन सा रेट एज अ डिस्काउंट रेट आपने यूज़ करना है। क्या ये आपकी कंपनी का, देखिए ना हम लीज में पढ़ते थे ना कि जी आईबीआर यूज़ करना है, और फिर हमने आईबीआर पढ़ा कि आईबीआर की डेफिनेशन क्या है, क्या ये आपकी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये क्या है। स्टैंडर्ड कहता है जो डिस्काउंट रेट आपने यूज़ करना है, इट इज़ द मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिसको हम अक्सर जब बीएफडी पढ़ाते हैं तो इसे हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। आप में से जिसने बीएफडी पढ़ी है उसे तो अंदाज़ा है रिस्क फ्री रेट का, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, ये बुनियादी तौर पे वो रेट है जो बहुत ही अच्छी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर तकरीबन जीरो रिस्क होता है उनके ऊपर दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सैनडिया भी कहता है अगर हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं है ना, इफ नॉट अवेलेबल, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड यूज कर लें।
राइट। जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है, तो ये बहुत ही कम रेट ऑफ रिटर्न होता है, बात समझ रहे हैं। वो उस मार्केट में 13% है, यानी कि उस मार्केट में जनरली बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न है, तभी ये 13% होगा, ये सबसे थोड़े वाला भी, ठीक है, 13%। इसको यूज़ किया जाता है एज अ डिस्काउंट रेट। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट में 4 डिफरेंट इटरेशंस हैं, 4 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। पहला क्या है, कहता है प्रिपेयर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स for the year ended 30th June 2012, assuming that there was no change, there were no changes to the plan except for those mentioned above। यानी कि जितना डेटा ऊपर दिया हुआ है बस वही डेटा सवाल के अंदर, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कहता है आप बताओ कि क्या अकाउंटिंग की जाएगी। गौर से देखिएगा जी, दो चीजों की साइमल्टेनियसली अकाउंटिंग की जाएगी। पार्ट ए का जवाब देने लगा हूं मैं। एक है आपकी प्लान लाइबिलिटी, और दूसरी तरफ क्या है, आपके प्लान एसेट्स। दोनों चीजों की साइमल्टेनियसली अकाउंटिंग होगी। पहले प्लान लाइबिलिटी की मुकम्मल अकाउंटिंग देख लेते हैं। आई अस्यूम कि आप सबके सामने पेज 65 ऑफ द नोट्स होना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है जी प्लान लाइबिलिटी का। क्या ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ था सवाल के अंदर? सवाल के अंदर ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ था रुपीज इन मिलियंस में 100 मिलियन, ठीक है। ये तो साल के स्टार्ट पे ऑलरेडी बैलेंस शीट में आ रहा था, तो इसकी तो मैंने कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग नहीं की, ठीक। फिर करंट सर्विस कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? करंट सर्विस कॉस्ट। हमने पढ़ा है कि जी करंट सर्विस कॉस्ट जो होती है वो इस साल का एक्सपेंस होता है, वो है 29। और हमने ये भी देखा है कि इसकी एंट्री क्या होती है, हमें पता है इसकी एंट्री होती है P&L टू लाइबिलिटी, मालूम है हमें ये बात, ठीक। फिर कंट्रीब्यूशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका ताल्लुक एसेट से है, एसेट के अंदर इसकी बात करेंगे। बेनिफिट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, बेनिफिट्स पेड, कितने बेनिफिट्स पे हुए? बेनिफिट्स पे हुए 45 के। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि बेनिफिट्स पेड की एंट्री होती है लाइबिलिटी टू बैंक, बट मैंने आपसे कहा था कि इसकी एक और एंट्री भी हो सकती है, जो मैंने कहा था आपको मैं बताऊंगा, राइट। इसकी दूसरी एंट्री होती है लाइबिलिटी टू एसेट्स। कौन से एसेट्स? प्लान एसेट्स। लाइबिलिटी डेबिट, प्लान एसेट क्रेडिट। अब आप कहोगे ये क्यों भाई, आपने प्लान एसेट अलग करके क्यों रखे हुए कि उसमें से आप पे करेंगे पेंशन? जब आप पेंशन पे करेंगे तो फिर प्लान एसेट में से पे हो रही होगी ना, तो फिर लाइबिलिटी टू बैंक नहीं करेंगे, आप करेंगे लाइबिलिटी टू प्लान एसेट्स, ठीक है जी। फिर क्लोजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कीम ऑब्लिगेशन दी हुई है, थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ के लिख लेते हैं यहां पे करके। क्लोजिंग प्रेजेंट वैल्यू जो एचडी ने बनाई हुई है वो बनाई हुई है 110। अच्छा जी, एसेट साइड देखते हैं अब। एसेट साइड पे क्या है? ओपनिंग बैलेंस क्या बताया जी हमें एसेट साइड का? ओपनिंग बैलेंस बताया गया 70 मिलियन, जिससे एक और बात समझ आती है हमें, समझ ये आती है कि प्लान एसेट्स को उनकी फेयर वैल्यू पे अकाउंट फॉर किया जाता है। प्लान एसेट्स को किस पे अकाउंट फॉर किया जाता है? फेयर वैल्यू पे। देख रहे हैं आप, उसकी फेयर वैल्यू बताई हुई है। फिर कहता है प्लान एसेट्स में कुछ एडिशंस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, कॉन्ट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशन मेड की है ना हमने ड्यूरिंग द ईयर, ये प्लान एसेट्स में एडिशंस हैं बेसिकली 30 की। इसकी एंट्री पता क्या होती है? प्लान एसेट्स टू बैंक। आप अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के
क्या कहा था मैंने? प्लान एसेट में डाल देते हो। इसकी एंट्री क्या होती है? प्लान एसेट टू बैंक। फिर बेनिफिट्स पेड। बेनिफिट्स पेड की एंट्री मैंने आपको बताया क्या हुई है। बेनिफिट्स पेड की एंट्री मैंने आपको बताया क्या हुई है। क्या? ये लाइबिलिटी टू प्लान एसेट्स, विच मींस कि प्लान एसेट क्रेडिट हुए हैं भाई, प्लान एसेट में से पैसे गए हैं। अब यहां तक अगर मैं प्लान एसेट का आखिरी बैलेंस लिखना चाहूं तो वो बनता है जो दिया हुआ है ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे 80 मिलियन। ठीक। अगर आप गौर करो तो मैंने पूरा टेबल मुकम्मल कर लिया। इस टेबल के अंदर जितना डेटा आ रहा था, ख्वाह वो लाइबिलिटी से रिलेट करता था या वो एसेट से रिलेट करता था, वो मैंने लिख लिया। करेक्ट। अब नीचे आते हैं। नीचे सबसे पहले तो ये लिखा है कि जी वो स्कीम में चेंज हुआ और 15 मिलियन की लाइबिलिटी बढ़ गई। ऐसे ही है ना? ये लिखा है ना? याद देखिए, इसको बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट। और आपको समझ आई गई होगी क्यों पास्ट सर्विस कॉस्ट बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये आपने जो पिछले सालों में करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड की थी, ये उसकी एडजस्टमेंट है कि जी वो बढ़ जानी चाहिए थी, वो बढ़ गई है ड्यू टू दिस चेंज इन फॉर्मूला, चेंज इन पॉलिसी। तो आप क्या करोगे? आप पास्ट सर्विस कॉस्ट की एंट्री कर लोगे। क्या एंट्री करोगे जी आप पास्ट सर्विस कॉस्ट की? आप एंट्री करोगे P&L डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। सेम वही एंट्री जो आप करंट सर्विस कॉस्ट की करते हो। सेम वही एंट्री देख रहे हो? सेम वही एंट्री। कितने की? 15 की। लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। फाइन। फिर कहता है डिस्काउंट रेट इज 13%। अब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में भी कि डिस्काउंट रेट के 13% होने का मतलब क्या है कि इस पे अनवाइंडिंग आएगी। क्या ख्याल है? आएगी ना अनवाइंडिंग? और हमने कहा था हम ओपनिंग बैलेंस पे अनवाइंडिंग रिकॉर्ड करते हैं। 100 इंटू 13%, जवाब 13 मिलियन। क्या ख्याल है? अच्छा, अब इस अनवाइंडिंग की क्या एंट्री होगी? इस अनवाइंडिंग की भी सेम एंट्री होगी। इस अनवाइंडिंग की भी सेम एंट्री होगी, P&L टू लाइबिलिटी। जैसे ये पास्ट सर्विस कॉस्ट की हुई है P&L टू लाइबिलिटी, सेम एंट्री। जैसे ये P&L टू लाइबिलिटी करंट सर्विस कॉस्ट की हुई है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह जैसे आपने अनवाइंडिंग रिकॉर्ड की है लाइबिलिटी में, सेम उसी तरह आप इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स पे। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न या इंटरेस्ट इनकम, जो भी बोल रहे हैं आप इसे। क्या जर्नल होगा इसका? इसका जर्नल होगा ओपनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम रेट 13%। ये बनता है 10 या 9 रादर 9, 9.1 बनता है, राउंडेड डाउन टू 9। एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका क्या जर्नल होता है? सेम वही जो लाइबिलिटी साइड पे किया हमने, लेकिन उल्टा, क्योंकि ये इनकम है ना, एसेट पे तो इनकम आती है ना। इसकी एंट्री होती है प्लान एसेट्स टू P&L। ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो हमने सिर्फ लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं की, हमने एसेट के ऊपर इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड की है एक्सपेक्टेड रिटर्न के नाम से। फाइन। अब हम जरा गौर कर लेते हैं कि क्या हमारा बैलेंस पूरा बैठ रहा है या नहीं। यानी कि 100 प्लस 29 माइनस 45 प्लस 15 प्लस 13,
क्या 110 बनता है? जवाब है नहीं बनता। 2 की कमी करनी पड़ेगी हमें इसमें। 2 की क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन, कमी। इसको बोलेंगे रीमेजरमेंट gain. Why gain? Because when a liability reduces, it is a gain. And this is recorded in OCI, not in P&L. अच्छा, ये रीमेजरमेंट गेन आता क्यों है? इस पे डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, पार्ट 1 ऑफ IAS 19 के अंदर भी की है, राइट? कि जी आप नहीं, एक्चुअली बहुत सी असम्पशंस लेता है about different things. For example, how long will the employee live? How many employees will remain with the company? What will be the final salaries of the employees? What will be the inflation year over year, etc., etc. Actually takes many assumptions. And all these assumptions are estimates. And estimates have this tendency कि वो over the period change होते हैं. जो पिछले साल किए थे वो इस साल valid नहीं रहेंगे. तो change in those actuarial estimates, actuarial assumptions की वजह से ये change आता है, ये difference आता है. लिहाजा इसको OCI में रिकॉर्ड करना मेरे नजदीक बिल्कुल ठीक है. स्टैंडर्ड ने तो अकाउंटिंग यही बताई है, मेरे नजदीक भी बिल्कुल ठीक. ठीक है जी. फिर बात करते हैं एसेट साइड की. अगर एसेट साइड का भी टोटल करें तो 70 + 30 - 45 + 9, क्या 80 बन रहा है आपके ख्याल में? नहीं बन रहा, रादर 64 बन रहा है और 16 बैलेंसिंग आ रहा है. यहां पर भी इस बैलेंसिंग को कहते हैं रीमेजरमेंट गेन. क्या कहते हैं? रीमेजरमेंट गेन. अब ये दोनों जगह गेन इसलिए है कि लाइबिलिटी का कम होना भी गेन होता है और एसेट का बढ़ना भी गेन होता है. ठीक है, इसको इस मुगालते में नहीं चले जाना कि जी ये रीमेजरमेंट लॉस क्यों नहीं हो सकता. हो सकता है, अगर एसेट गिर जाता और लाइबिलिटी बढ़ जाती तो लॉस होता. इट कुड बी द केस. फाइन. इस रीमेजरमेंट गेन की क्या एंट्री बताई है स्टैंडर्ड ने? स्टैंडर्ड ने एंट्री बताई है प्लान एसेट्स डेबिट, OCI क्रेडिट. अच्छा, स्टैंडर्ड कहता है इसे OCI में रिकॉर्ड करना है और स्टैंडर्ड के पास पूरी लॉजिक है. ऑल्दो मैं उस लॉजिक से कोई ज्यादा एग्री नहीं करता, बट चूंकि स्टैंडर्ड में लिखी है तो आई विल हैव टू टीच दैट टू यू. याद रखिए, ये जो रीमेजरमेंट गेन प्लान एसेट में आया है ना, प्लान एसेट में जो गेन, सॉरी, प्लान लाइबिलिटी में जो गेन या लॉस आता है उसकी रीजन तो हमें पता है, राइट? एक्चुरियल असम्पशंस का चेंज है. जो प्लान एसेट में गेन या लॉस आता है ना, उसकी रीजन बिल्कुल मुख्तलिफ है. वो भी हमें पता है, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. आपको पता है प्लान एसेट में क्यों गेन या लॉस आता है? याद रखिएगा, प्लान एसेट में गेन या लॉस इसलिए आता है कि एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, actual return on plan assets is different than expected return on plan assets. So आपने क्या expected return plan assets पे assume किया था? आपकी expectation क्या थी? आपकी expectation थी 9 million की. कहां लिखा है ये expected return या expectation of 9 million? लिखा है ऊपर ये, ठीक है ना, लिखा हुआ है. जबकि एक्चुअल रिटर्न पता है क्या आया प्लान एसेट्स पे? 25. तो ज्यादा कितना आया, गेन कितना आया हमें? 16 का. स्टैंडर्ड कहता है
बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल, चूंकि ये प्लान एसेट्स भी इन्हीं इन्हीं लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए रखे हुए हैं। अगर लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट को ओसीआई में लेके गए हो तो प्लान एसेट की रीमेजरमेंट भी ओसीआई में जानी चाहिए। तो स्टैंडर्ड कहता है बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल ये दोनों ओसीआई में जाने चाहिए। हाउएवर मेरे नजदीक मैं समझता हूं कि ये अकाउंटिंग फंडेड प्लान्स को डिस्करेज करती है। ठीक, अगर कोई एक्चुअल रिटर्न ज्यादा कमा रहा है तो वो तो अपने एफर्ट्स की वजह से कमा रहा है। क्या ख्याल है? अगर कोई 13% से ज्यादा रिटर्न कमा गया है तो वो तो अपने एफर्ट्स की वजह से है। ठीक है, मेरे नजदीक ये ओसीआई में लेके जाने की कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है। हाँ, एचुरियल जो चेंजेस हैं वो जरूर ओसीआई में जानी चाहिए, जरूर, क्योंकि वो तो एंटिटी के कंट्रोल में ही नहीं है। हाउएवर ये तो एंटिटी के अपने एफर्ट्स का रिजल्ट है। इनको ओसीआई में लेके जाना मेरे नजदीक सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है। हाउएवर स्टैंडर्ड के नजदीक मैचिंग प्रिंसिपल इज अ सफिशिएंट ग्राउंड और इसको ओसीआई में लेके जाया जाता है। ठीक है जी, तो आपने देख लिया कि पूरा साल प्लान एसेट्स और प्लान लाइबिलिटी की क्या अकाउंटिंग होगी। उनकी जर्नल्स भी आपने देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जर्नल्स आपने देखे जिनकी मदद से प्लान एसेट्स और प्लान लाइबिलिटीज को अकाउंट फॉर किया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट पॉज करके इसको जरा समझ लीजिए। आई होप आप सबने इसको देखा है। अच्छा, मजे की बात ये थी कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी वो ये कह रहा था कि जी आप हमें दो चीजें बताएं। एक तो आप ये बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बताएं, साथ आप रिलेटेड नोट्स भी बताएं। मजे की एक चीज बताता हूं आपको, याद रखिएगा, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स में ये डिस्क्लोजर्स आते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। एक्चुअली ये जो मैंने ओपनिंग से क्लोजिंग तक की रिकॉन बताई है ना, ये असल में है तो अकाउंटिंग समझाने के लिए, बट मजे की बात है कि नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी यही डिस्क्लोजर आता है। ये नहीं आती, ये जो जर्नल्स हैं ऑब्वियसली ये नहीं लिखी जाती, बट ये जो ओपनिंग से क्लोजिंग की रिकॉन है ना, ये पूरी ये वाली जो आपके सामने है, ये सारी की सारी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हु बहू एज इज लिखी जाती है। ये वाली रिकॉन एज इज लिखी जाती है। इसी तरह प्लान एसेट्स की भी रिकॉन ओपनिंग से लेके क्लोजिंग प्लान एसेट तक हु बहू एज इज लिखी जाती है। आज समझे? फिर साथ एक और डिस्क्लोजर आता है, क्या, नेट बेनिफिट या नेट पेंशन लाइबिलिटी या एसेट। यहां पे नेट पेंशन लाइबिलिटी बनेगी, कैसे भला, देखिएगा। प्लान लाइबिलिटी कितने की है जी? प्लान लाइबिलिटी अपनी क्लोजिंग वैल्यू पे है रुपीज इन मिलियंस 110। प्लान एसेट कितने का है जी? प्लान एसेट अपनी क्लोजिंग वैल्यू पे बैलेंस शीट में आएगा 80। तो पता है आपको बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा? नेट पेंशन लाइबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लाइबिलिटी साइड पर नेट पेंशन लाइबिलिटी 30 की दिखाई जाएगी। आई होप दैट इज क्लियर। साथ ही साथ बताया जाता है आइटम्स रिकॉर्डेड इन पीएनएल। ठीक है, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाता है अगर वो किसी और नोट में ऑलरेडी ना आ रहे हों तो। जैसे करंट सर्विस कॉस्ट आई है ना जी, पीएनएल में रिकॉर्ड हुई है ना, करंट सर्विस कॉस्ट, इसको मैं एक्सपेंस के तौर पे
रिकॉर्ड कर लेता हूँ 29। पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये भी तो एक्सपेंस के तौर पे गई है ना। 15 इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी तो एक्सपेंस के तौर पे गई है पीएनएल में, राइट। 13 इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या था, इंटरेस्ट इनकम 9। क्या ख्याल है, यही आइटम्स रिकॉर्ड हुए पीएनएल में, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। आई थिंक ये रिकॉर्ड हुए पास्ट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट और एक्सपेक्टेड रिटर्न या इंटरेस्ट इनकम, है ना। तो पीएनएल में ये मेरे टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह आइटम्स रिकॉर्डेड इन ओसीआई, क्या क्या आइटम्स रिकॉर्ड हुए ओसीआई में, आप कहते हैं जी रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी, उस पे आपको गेन आया 2 का, और रीमेजरमेंट ऑफ एसेट, उस पे आपको गेन आया 16 का। तो आपका जो टोटल गेन रिकॉर्ड हुआ है वो 18 का रिकॉर्ड हुआ है इन ओसीआई। क्या ख्याल है, ये हैं जी 5 चीजें जो आपने डिस्क्लोज करनी होती हैं इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक प्लान लाइबिलिटी की रिकॉन आएगी, एक प्लान एसेट की रिकॉन आएगी, एक नेट पेंशन लाइबिलिटी आएगी, और ये अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी बेसिकली, ये वाली 30। एक आइटम रिकॉर्डेड इन पीएनएल, एक आइटम रिकॉर्डेड इन ओसीआई, एंड दैट्स इट। इसके अलावा वो और भी कुछ डिस्क्लोजर्स मांगता है, जैसे असम्पशंस, एस्टिमेट्स वगैरह वगैरह के डिस्क्लोजर्स, एस्टिमेट्स, रिस्क्स वगैरह वगैरह के डिस्क्लोजर्स। ये आप सबसे, अगर आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल्स बना रहे हो तब तो रेलिवेंट हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही न्यूमेरिकल डिस्क्लोजर्स जो है ये रेलिवेंट है। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई। तो हमारे पास पार्ट ए जो है इस क्वेश्चन का अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में हमसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है जी। देखते हैं, ये है जी पार्ट बी क्वेश्चन का। क्या कहता है, कहता है एज ऑफ 30 जून 2012, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ गोल्डन हैंडशेक सेवरेंस स्कीम। अब गोल्डन हैंडशेक सेवरेंस स्कीम क्या होती है आपको पता है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। The number of employees covered by the plan has reduced by 50%। आप समझ रहे हैं, जाहिर अगर आप इतने सारे एम्प्लॉयज को फारग कर देंगे तो आपके पेंशन भी तो आधी रह जाएगी ना फिर, ऐसा है या नहीं, राइट। जब आप इतने सारे एम्प्लॉयज को फारिग कर देंगे तो आपकी पेंशन भी आधी रह जाएगी। कहते हैं अकॉर्डिंगली द रिवाइज्ड present value of scheme obligation, pension scheme obligation से मुराद liability, was computed as rupees 60 million। यानी कि ये 110 मिलियन कहां गिर गई, कितनी रह गई, only 60। कहता है since the employees were entitled to pension, the severance payments had to be increased। इससे क्या मुराद है कि since the employees were entitled to pension, the severance payments had to be increased। फर्ज कीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की बिल्कुल एक जैसी सैलरी है, एक जैसे नंबर ऑफ ईयर सर्व्ड हैं, एक जितनी रोल सीनियरिटी भी एक जितनी है, सब कुछ एक जैसा है। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि एक बंदा अगर जब रिटायर होगा तो उसे पेंशन मिलेगी, मिस्टर ए को मिलेगी,
और मिस्टर बी जब रिटायर होगा तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। ये फर्क है दोनों में, बस दैट्स इट। अब कंपनी इन दोनों को ले ऑफ करना चाहती है, दोनों को फारिग करना चाहती है। कंपनी ने सोचना है कि यार हम कितना गोल्डन हैंडशेक पेमेंट ऑफर करें जो ये लोग एक्सेप्ट भी कर लें। आप कंपनी के एचआर में हैं, आप किसको ज्यादा गोल्डन हैंडशेक की पेमेंट ऑफर करेंगे? जरा सोचें, 1 मिनट पॉज करें और जरा सोचें कि क्या आप ए को ज्यादा ऑफर करेंगे या बी को ज्यादा ऑफर करेंगे। आई होप आप सबने सोचा एंड आई होप आपके जहन में यही जवाब आया है कि ए को ज्यादा ऑफर करना चाहिए। वाई? बिकॉज उसको पेंशन का भी हक है, वो ज्यादा पैसे डिमांड करेगा। इसका मतलब यह है कि जिन एम्प्लॉयज को पेंशन का हक होता है उनको निकालने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ज्यादा सेवरेंस, ज्यादा गोल्डन हैंडशेक चाहिए होता है। तो क्या कहता है? कहता है सिंस द एम्प्लॉयज वर एंटाइटल्ड टू पेंशन दी सेवरेंस पेमेंट्स हैड टू बी इंक्रीज्ड। फर्ज कीजिए वो नॉर्मल सेवरेंस देना जा रहा था 100 मिलियन, लेकिन जब उसने देखा कि यार इनको तो पेंशन भी है, इनको तो ज्यादा पैसे ऑफर करने पड़ेंगे, तो उसने 100 को क्या कर दिया, 155 कर दिया। हैड टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 55 मिलियन on account of this entitlement. However, these payments were not made out of pension scheme assets. ठीक, पेंशन स्कीम एसेट्स से ये पेमेंट्स नहीं की गई। ऑलराइट, ये जेब से दी, अपने बैंक में से दी कंपनी ने। पार्ट बी में क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। अब पार्ट बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो पार्ट ए ही है। मजे की बात ये, अच्छी बात ये कि पार्ट बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पार्ट ए है। भला क्यों? क्योंकि ये सारा काम हो रहा है 30 जून 2012 पे। अगर ये किसी और डेट पे हो रहा होता ना तो हमारे लिए मसला हो जाता। राइट, ये सारा काम हो रहा है 30 जून 2012 पे। इसका मतलब है हमें सबसे पहले तो द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, कंप्लीट द अकाउंटिंग with support of HRE till the date of curtailment. The date of curtailment. अब ये नाम आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। व्हाट इज अ curtailment? ये जो हुआ है ना इसको बोलते हैं curtailment। ये जो हुआ है इसको बोलते हैं curtailment। curtailment से क्या मुराद होती है? इससे मुराद होती है कि जो नंबर ऑफ इंप्लॉइज है ना जिनको पेंशन मिलनी है या जिनको बेनिफिट मिलना है वो ऑल ऑफ अ सडन रिड्यूस हो गए और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए तो इसको बोलते हैं कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट की रिकॉर्डिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट डू? यू कंप्लीट द अकाउंटिंग विद द सपोर्ट ऑफ द एचरी टिल द डेट ऑफ कर्टेलमेंट। अब हमारे लिए मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये आसान है? क्योंकि हमारी डेट ऑफ कर्टेलमेंट है ईयर एंड। हमने ईयर एंड तक ऑलरेडी अकाउंटिंग मुकम्मल कर ली हुई। अगर हम देखें हमारी ईयर एंड पर प्लान लाइबिलिटी क्या है, पार्ट ए में कर ली हुई है ना हमने मुकम्मल। हमारी ईयर एंड पर प्लान लाइबिलिटी 110 है। प्लान एसेट्स क्या है? 80 है। अब मैं पूरा पार्ट ए रिपीट तो नहीं करूंगा ना, राइट? पता है इसमें दिक्कत क्या होती, मुश्किल क्या होती? फर्ज करो अगर ये डेट ऑफ कर्टेलमेंट मिडल ऑफ द ईयर होता, मिड ईयर होता, यानी कि 1 जनवरी 2012, फिर आपको परेशानी होती। फिर आपको पता क्या करना पड़ता? जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा। प्लान लाइबिलिटी और प्लान एसेट की जो ये सारी अकाउंटिंग आपने की है, ये सारी अकाउंटिंग 1 जनवरी तक होती सिर्फ, दैट्स इट। यानी कि एचुरी से कहा जाता
भाई मुझे फुल ईयर की करंट सर्विस कॉस्ट नहीं बताओ, मुझे हाफ बताओ। क्या? हाफ बताओ। मुझे फुल ईयर के बेनिफिट्स पेड नहीं देखने, मुझे हाफ देखने 1 जनवरी तक के। पास्ट सर्विस कॉस्ट ये पूरी आ जाती, बिकॉज ये तो इस ईयर से रिलेट ही नहीं करती, ये तो प्रीवियस रिलेट करती है। क्या ख्याल है? ये सारी आ जाती। इंटरेस्ट कॉस्ट अगेन मुझे पूरी फुल ईयर की नहीं चाहिए, मुझे हाफ ईयर की चाहिए। और ये रीमेजरमेंट गेन तो वैसे ही बैलेंसिंग निकलता है। ये क्या होता है? ये तो वैसे ही क्या होता है? बैलेंसिंग। ये तो एक्चुअली ये निकालता है क्लोजिंग बैलेंस, तो ये बैलेंसिंग निकल आता है, ऐसे ही है ना? तो मैं एक्चुअली से कहता भाई मुझे क्लोजिंग बैलेंस 30 जून का नहीं चाहिए, मुझे तो 1 जनवरी का चाहिए। बात समझ आ रही है? और फिर मैं रीमेजरमेंट गेन कंप्यूट करता। इसका मतलब है एसेट और लाइबिलिटी दोनों की अकाउंटिंग ऐसे होती कि हम सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उनकी अकाउंटिंग करते। स्टेप 1 में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, दैट्स इट। बहरहाल हमारे सवाल में ऐसा नहीं है। हमारा सवाल आसान है इन द सेंस कि पूरा साल गुजर गया, अब ये काम हो रहा है, लिहाजा 30 जून 2012 के ऊपर हम स्टेप 2 में चले जाएंगे। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 क्या होता है? गेट रिवाइज्ड actuarial valuation at the date of curtailment। आप एक्चुअली से कहते हैं यार ये पहले तो मैंने तुम्हारे साथ मिलके अकाउंटिंग डेट ऑफ कर्टेलमेंट तक कंप्लीट की, अब ये करो कि मुझे एक रिवाइज्ड वैल्यूएशन बना के दो। क्यों रिवाइज्ड? क्योंकि भाई मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही कम कर दिए। क्या ये ऑलरेडी सवाल में आपको करके दिया हुआ है उसने? बिल्कुल करके दिया हुआ है उसने। एक्चुअली से जो रिवाइज्ड वैल्यूएशन आई है एट द डेट ऑफ कर्टेलमेंट वो आपको बताई हुई है। एक्चुअली कह रहा है कि अब आपकी ऑब्लिगेशन की वैल्यू क्या रह गई है? खाली 60 मिलियन। सो आपके पास है माशाल्लाह, स्टेप 2 भी आपका हुआ है। फिर है स्टेप 3। फिर है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है? रिकॉर्ड कर्टेलमेंट। कि इसको रिकॉर्ड कर लो। कैसे रिकॉर्ड की जाती है? वेरी सिंपल। आप जर्नल करते हैं लाइबिलिटी, मैं पूरा लिखता हूं, प्लान लाइबिलिटी, प्लान लाइबिलिटी डेबिट। अब प्लान लाइबिलिटी डेबिट होगी 50 से। क्यों? 110 की अभी है, 60 की अगर रिवाइज हो तो 50 से कम होगी। ऐसा ही है। आप क्रेडिट करेंगे बैंक या प्लान एसेट, देखेंगे कि पेमेंट कहां से हुई है। पेमेंट हुई है बैंक से, प्लान एसेट से नहीं हुई। ठीक है। आप यहां प्लान एसेट भी कर सकते हैं अगर प्लान एसेट्स में से पेमेंट हो रही हो। चेक कर लें, बेशक लिखा हुआ सवाल में कि जी 55 की जो पेमेंट है वो बैंक से हुई है, प्लान एसेट से नहीं हुई। चेक कर लें, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। These payments were not made out of pension scheme assets। और जो बैलेंसिंग होगा, चाहे वो गेन हो या लॉस हो, वो आप ले जाएंगे कहां? पीएनएल। एज सिंपल एज दैट। ये 1, 2 एंड 3 स्टेप प्रोसेस होता है करटेलमेंट को रिकॉर्ड करने का। किस चीज को? करटेलमेंट को रिकॉर्ड करने का। और इसमें आपकी कम मेहनत होती है, सच्ची बात है, ज्यादा मेहनत एचुरी भाई की होती है। अगर सिर्फ 6 महीने तक करना है तो एचुरी की ज्यादा मेहनत है ना, उसने 6 महीने तक के एस्टिमेट्स देने हैं, आपने तो खाली पकड़ के रिकॉर्ड कर देना। राइट। उसके बाद होता है स्टेप 4, कंटिन्यू अकाउंटिंग आफ्टर कर्टेलमेंट। यानी कि अब आप दोबारा वो अकाउंटिंग आगे शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कर्टेलमेंट 6 महीने के बाद हुई होती, क्या ख्याल है, तो आधे साल की आप अकाउंटिंग पहले कर चुके थे, फिर आपने कर्टेलमेंट की एंट्री की,
और फिर नेक्स्ट आधे साल की आप अकाउंटिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स की अकाउंटिंग करेंगे। और नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको सारे नंबर्स कौन बना के देगा? पास्ट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, ये वो सारे कौन बना के देगा? एक्चुअली आपने खुद नहीं बनाने। हाउएवर ये 4 स्टेप्स हैं कर्टेलमेंट की एंड टू एंड अकाउंटिंग के। देख लीजिए इनको एक दफ़ा, पॉज कीजिए और देखिए। और जी आई होप आपने देख लिया। तो अब एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस आपके डिस्क्लोजर्स कैसे अमेंड हो जाएंगे और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे अमेंड हो जाएंगी? बड़ी सादी सी बात है, गौर से देखिएगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस आपकी जो प्लान लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर था जो 110 पर आके ख़त्म हो गया था, 110 पर आके ख़त्म हो गया था ना, ऊपर तो सारा चल रहा था वही जो मैंने आपको पार्ट 1 में कराया, वो 110 पर आके ख़त्म हुआ था। आप उसमें से 60 माइनस करेंगे और 50 की लाइबिलिटी दिखा देंगे क्लोजिंग। ठीक, फाइन, ये एक डिस्क्लोजर हो गया। प्लान एसेट्स वो उतने ही नजर आएंगे जितने आ रहे थे, क्योंकि उनमें कोई चेंज आया ही नहीं। 80 क्लोजिंग कर देंगे। ठीक, फिर नेट पेंशन लाइबिलिटी नहीं, अब नेट पेंशन क्या बनेगा? सॉरी ये मैंने ठीक नहीं किया, 50 माइनस करके 60 दिखाना है क्लोजिंग, ऐसे ही है ना, 60 क्लोजिंग दिखाना है। अब नेट पेंशन एसेट बनेगा, नेट पेंशन लाइबिलिटी नहीं, नेट पेंशन एसेट बनेगा। कैसे? कि आपके पास प्लान लाइबिलिटी है 60 की और प्लान एसेट है 80 का, तो आपके पास नेट पे क्या बनेगा? पेंशन एसेट, राइट? नेट पेंशन एसेट, फाइन, ये भी बात क्लियर हो गई नेट पेंशन एसेट क्या होता है। उसके बाद जो पीएनएल में आइटम्स आए हैं उनके जो डिस्क्लोजर हैं वो तो सारे वो पुराने वाले तो सेम वही रहेंगे, सिर्फ एक चीज उसमें ऐड हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे लॉस ऑन कर्टेलमेंट। बाकी तो सारे सेम रहेंगे, एक चीज ऐड हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? लॉस ऑन कर्टेलमेंट, क्योंकि आपको कर्टेलमेंट पे लॉस आया ना 5 का। और ओसीआई वाले जो आइटम्स हैं वो सारे सेम रहेंगे, जो आपने पार्ट ए के अंदर, सेम से मुराद है कि वही जो पार्ट ए के अंदर आपने बनाए। ठीक है जी। इसको भी एक नज़र पॉज करके देख लीजिए जी। ऑलराइट जी, सो विद दिस हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका पार्ट बी भी सीख लिया, यानी कि कर्टेलमेंट क्या होती है वो भी सीख ली। अब हम चलते हैं पार्ट सी की जानिब कि पार्ट सी में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या कहा जा रहा है हमसे। कहता है सेम सिनेरियो एज बी अबव। चलो एक तो अच्छी बात हो गई कि जितना हमने बी में किया उतना तो करना ही है, फाइन। कहता है इन एडिशन द लोकल लॉ डज नॉट अलाउ एलईएल to reduce contribution to the fund or to obtain any refund out of the fund due to surplus assets। अब इसका क्या मतलब है? गौर से सुनिएगा। पार्ट बी किस जगह क्लोज हुआ था, खत्म कहां हुआ था? इस जगह खत्म हुआ था कि वी वर शोइंग अ नेट एसेट इन और बैलेंस शीट ऑफ 20 मिलियन। ऐसा ही है, नेट एसेट इन और बैलेंस शीट ऑफ 20 मिलियन, फाइन। अब ये जो नेट एसेट है आपकी बैलेंस शीट में 20 मिलियन का, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? एन एसेट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, हैज टू रिप्रेजेंट, मस्ट रिप्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, करेक्ट? अगर आपको इस एसेट से 20 मिलियन के इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलने, उससे कुछ कम मिलने हैं, इसका मतलब है ये एसेट क्या है? ये एसेट क्या है? इंपेयर्ड है। सही कह रहा हूं या नहीं?
याद रखिए ये जो एसेट है ना, इसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालने का एक बड़ा खास तरीका है। इसकी रिकवरेबल अमाउंट को बोलते हैं एसेट सीलिंग। क्या बोलते हैं? एसेट सीलिंग। मतलब नाम है ना, नाम कोई भी रख दो, राइट? नाम कोई भी रख दो, रिकवरेबल अमाउंट कह दो, एसेट सीलिंग कह दो, जो मर्जी कह दो, नाम है, बोलते हैं एसेट सीलिंग। अच्छा, एसेट सीलिंग की डेफिनेशन क्या है? एसेट सीलिंग इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस प्लस present value of refund from plan assets। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। थोड़ी सी बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, लेकिन अब आपके सामने बिल्कुल चीज साफ हो जाएगी। देखो, जब आप प्लान एसेट सेपरेट करते हो ना, तो होता क्या है, आप वो पैसे अक्सर व बेशतर 99% ऑफ द टाइम्स जमा करा देते हो एक ट्रस्ट में अलग से। पेंशन ट्रस्ट वो एक सेपरेट एंटिटी होती है पेंशन ट्रस्ट के नाम से, ठीक? ये 99% ऑफ द टाइम्स फंडेड प्लान्स में यही काम होता है, एक अलग ट्रस्ट में वो पैसे जमा करा दिए जाते हैं। अच्छा, अब वो एसेट जो है ना, वो जो पैसे हैं, वो जो फंड्स हैं, वो लीगली किसके हैं? वो फंड्स लीगली ओन्ड बाय द ट्रस्ट हैं। अच्छा भैया, अगर वो लीगली ओन्ड बाय द ट्रस्ट है, तो फिर ये स्टैंडर्ड की क्या तुक है कि हम प्लान एसेट अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं? को बात समझ आ रही है? अगर वो लीगली ओन्ड बाय द ट्रस्ट हैं, तो इसके अंदर ये क्या तुक है कि जी हम हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से मुराद हम, में हम प्लान एसेट्स दिखाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? ये किस किस्म की अकाउंटिंग हुई? तो हमारी लीगल ओनरशिप ही नहीं है। हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है यार, सिर्फ ट्रस्ट के पास पैसे जमा करा देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ये बात की थी हमने फर्स्ट लेक्चर में या नहीं, कि अगर सिर्फ ट्रस्ट के पास जमा करा देने से बात खत्म हो जाती, जिम्मेदारी खत्म हो जाती, फिर तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बन जाता, जैसे प्रोविडेंट फंड था, पीएफ, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बन जाता। अगर सिर्फ इतना करने से जिम्मेदारी खत्म होती, तो सिर्फ इतना करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब तक हम पेंशन पे ऑफ नहीं कर देते और एम्प्लॉय खुदा ना खास्ता उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक हमारी जिम्मेदारी रहती है। करेक्ट? इसका मतलब है कि अगर उस जिम्मेदारी को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ पैसे सेपरेट किए गए हैं, तो वो फंड्स भी टेक्निकली हमारे हैं और वो जिम्मेदारी भी हमारी है। ना वो फंड्स टेक्निकली स्पीकिंग ट्रस्ट के हैं और ना वो जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, वो दोनों चीजें हमारी हैं। बेशक हम उनको लीगली अलग कर दें, बट इन सब्सटेंस, अकाउंटिंग तो सब्सटेंस की होती है ना, इन सब्सटेंस वो फंड्स भी हमारे हैं और वो जिम्मेदारी भी हमारी। फाइन, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई कि क्यों जी एसेट हम रिकॉग्नाइज करते हैं। बट इस एसेट में एक और लीगल लकूना है। वो लीगल लकूना क्या है? फर्ज करें कल को आपकी जो पेंशन पेमेंट्स हैं वो थोड़ी निकलती हैं, आपकी पेंशन पेमेंट्स टोटल बनती हैं 60 मिलियन, दैट्स इट। और आपके पास जो फंड्स आपने अलग करके रखे हुए हैं, फंड्स इन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के पास फंड्स पड़े हुए हैं, वो 80 निकल आते हैं। तो सरप्लस कितना बना? 20 का बन गया, है ना? हमारी सिचुएशन यही है ना, हमारा ये ख्याल है ना कि यार हमने जो टोटल पैसे कुल मिला के देने होंगे वो 60 हैं, और हमने पैसे जो अलग करके रखे हुए वो 80 हैं, तो हमें तो 20 मिलियन रुपए का इजाफी सरप्लस बन जाएगा। फाइन, ओके।
ये जो सरप्लस है ना, ये आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, अनलेस के आपका इख्तियार हो कि जब चाहे आप ट्रस्ट में से पैसे निकाल सकें। इसको बोलते हैं रिफंड। आप जब चाहे आप ट्रस्ट में से पैसे निकाल सकें। आप 20 मिलियन निकाल लें वापस, फाइन। एक तो ये तरीका है। को समझ आ रही है मेरी बात की या नहीं? आई होप आपको समझ आ रही है, राइट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यार आप अगले सालों में भी तो आपकी करंट सर्विस कॉस्ट आएगी ना, अगले सालों में भी तो आपकी करंट सर्विस कॉस्ट आएगी ना। जैसे इस साल आई है, अगले साल भी तो आपको कंट्रीब्यूशंस डालनी है ना प्लान एसेट्स में, जैसे इस साल डाली है। इस साल डाली है ना आपने 30 मिलियन की कंट्रीब्यूशन, इस साल आई है ना 29 मिलियन की करंट सर्विस कॉस्ट, है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि आप फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस रिड्यूस कर दें। आइंदा आप अगर फर्ज करें करंट सर्विस कॉस्ट आती है अगले साल की, CSC लिख रहा हूं, करंट सर्विस कॉस्ट अगले साल की आती है 50 मिलियन, तो मैं जो कंट्रीब्यूशन डालूंगा, मैं डालूंगा सिर्फ 30 मिलियन। मैं अपनी कंट्रीब्यूशन में से 20 मिलियन रिड्यूस कर लूंगा। बात समझ रहे हो? तो मेरे पास दो तरीके हैं इस पैसे को वापस लेने के। इसीलिए जो इसकी रिकवरेबल अमाउंट है, जिसको हम बोलते हैं एसेट सीलिंग, इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड कंट्रीब्यूशंस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिफंड फ्रॉम प्लान एसेट्स। आपको असेस करना होता है कि यार अगले किस किस साल मैं कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन रिड्यूस करूंगा, और अगले किस किस साल मुझे कितना कितना रिफंड आ सकता है प्लान एसेट से। सबसे पहले तो आप इसको देखें, यहां पॉज कीजिए और इसको समझिए, डाइजेस्ट कीजिए एकदम। अरे जी, आई होप आपने इसको देख लिया एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस। इट्स नॉट अ बिग डील एज सच। सो होता क्या है? होता यह है कि अगर आपके पास कभी भी कोई प्लान एसेट है ना, तो आपका स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि यार, और इस फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑब्वियसली हमने नीचे लिखा है फ्यूचर की बात, जस्ट नोटेड कि यहाँ फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस का लफ्ज जरूरी है। हमने नीचे मेंशन किया है फ्यूचर, बट नेवरदलेस आपको प्रिसाइज अंग्रेजी पता होनी चाहिए, ठीक ना। आप मेजर करते हैं कि यार कितनी फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस मैं रिड्यूस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं यार ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 5 में और ईयर 7 में मैं इतनी इतनी कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर सकता हूं। मैं 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन और 4 मिलियन में रिड्यूस कर सकता हूं। ठीक है जी। इसी तरह मैं कहता हूं ईयर 5 में और ईयर 10 में मैं रिफंड ले सकता हूं। ठीक है, कितना? 5 मिलियन, 3 मिलियन। और इस रिफंड लेने पे मेरी कुछ कॉस्ट्स आएंगी, जैसे लॉयर की कॉस्ट, लीगल कॉस्ट वगैरह। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड कुछ कॉस्ट्स आएंगी। कितनी? फॉर एग्जांपल 2%। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है इन सब को आपने प्रेजेंट वैल्यू करना है। क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू करना है। कैसे? जो आपका डिस्काउंट रेट है उस पर, डिस्काउंट रेट है 13%, तो ये 1.13 रेज टू पावर 1, 1.13 रेज टू पावर 2 क्योंकि सेकेंड ईयर है, ये होगा 1.13 रेज टू पावर 5, ये होगा 1.13 रेज टू पावर 7। इसी तरह ये 5 मिलियन में से आपने कॉस्ट माइनस कर देनी है, यानी कि 5 इंटू 98% हो जाएगा। क्या ख्याल है? इसी तरह 3 इंटू क्या हो जाएगा? 98% डिवाइडेड बाय
1.13 रेज टू पावर 5 और 1.13 रेज टू पावर 10 हो जाएगा। क्या ख्याल है? 5 मिनट 10वें साल में मिलना है ना। आप क्या करोगे, आप इस सारे का सम ले लोगे, दोनों का, कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन का भी और रिफंड का भी, सारे का आप सम ले लोगे। ठीक है जी। यहां से आपके पास एसेट की सीलिंग बन जाएगी कि यार ये है मेरे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट, मैं अपने एसेट को इससे ज्यादा वैल्यू पे कैरी नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये आपके पास बन जाएगा 9.9। इसका मतलब है कि अगर आपका एसेट 9.9 से ज्यादा है ना, फर्ज कीजिए आपका एसेट 30 का है, फर्ज कीजिए आपका एसेट कितने का है, 30 का, तो स्टैंडर्ड कहता है आप 30 माइनस 9.9, आप 20 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लोगे। और पता है मजे की बात क्या है, ये वाहिद इंपेयरमेंट लॉस है पूरे स्टैंडर्ड्स में जिसको वो कहता है ओसीआई में रिकॉर्ड करें। कहां रिकॉर्ड करें? ओसीआई में। आप अपने प्लान एसेट्स को इतने से कम कर लें, 20 से, 20.1 बनता है ये, राइट। ये हम अभी अपना सवाल नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन पहले आपको करा रहा हूं, फिर सवाल की जाने पाऊंगा। क्यों ओसीआई में रिकॉर्ड होता है? इसलिए कि आपने देखा था एसिड की रीमेजरमेंट भी ओसीआई में रिकॉर्ड हो रही थी, लिहाजा स्टैंडर्ड ने यह कंक्लूड किया कि चूंकि एसिड की रीमेजरमेंट ओसीआई में रिकॉर्ड होती है, तो ये भी सॉर्ट ऑफ एक रीमेजरमेंट ही है, ड्रिवन बाय द लाइबिलिटी, इसको भी ओसीआई में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगेन मैं इससे फुली एग्री नहीं करता, बट दिस इज व्हाट इज रिटन इन द स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने सवाल की तरफ और समझते हैं उन दो लाइनों में लिखा क्या था। अब हमें समझ आ जाएगा। लिखा था इन एडिशन द लोकल लॉ डज नॉट अलाउ एलईएल टू रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन टू द फंड, यानी कि वो फंड को कंट्रीब्यूशन कम कर ही नहीं सकता, और टू ऑब्टेन एनी रिफंड आउट ऑफ द फंड ड्यू टू सरप्लस एसेट्स, वो रिफंड भी बेचारा नहीं ले सकता। बात समझ रहे हैं? लोकल लॉ में जो इस किस्म की रिक्वायरमेंट आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट। मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है उसकी कुछ बेसिक्स IS 19 इटसेल्फ में एड्रेस की गई हैं और कुछ डिटेल्स एक इफ्रिक है, इफ्रिक 14, वहां एड्रेस की गई हैं। तो अब हम इनको दोनों को मिलाकर पढ़ रहे होंगे जी। ठीक, पहली बात, हमारे सवाल में पार्ट सी में क्या होगा, एसिड सीलिंग आपके ख्याल में कितनी है? बड़ा ही क्लियर है। हमारे सवाल में एसिड सीलिंग इज 0। भैया हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर हमें क्या, हमारे अब एसिड की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे सवाल में एसिड सीलिंग इज 0। इसका मतलब है हमने जो एसिड बनाया हुआ था, कितने का एसिड बनाया हुआ था हमने? 20 मिलियन का बनाया हुआ था ना जी। उस 20 मिलियन के एसिड का क्या करें? नेट एसिड की बात हो रही है, क्या करें? खत्म कर दें। आप एंट्री करें ओसीआई डेबिट प्लान एसिड क्रेडिट 20 से। पता है इसको आप डिस्क्लोज कैसे करेंगे? पता है आप इसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे? आप प्लान लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर वैसे ही रखेंगे, बिल्कुल सेम। प्लान एसेट्स भी वैसे ही रखेंगे, बिल्कुल सेम, नो चेंज, जैसे आपने पार्ट ए और पार्ट बी में देखा है। ठीक है, जहां पर आप नेट एसेट दिखाते हैं ना, नेट पेंशन एसेट, वहां पर आप इसकी एडजस्टमेंट दिखाएंगे। देखिएगा कैसे। आप कहेंगे प्लान लाइबिलिटी थी 60 की, प्लान एसेट थे 80 के, और एक एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट की गई है
20 की, लाइबिलिटी नेगेटिव दिखा दी, एसेट पॉजिटिव दिखा दिया, लिहाजा मेरा जो नेट एसेट जो मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं वो निल है, वो जीरो है। बात समझ आई? कैसे इसको पोर्ट्रे किया जाएगा? इसी तरह सो प्लान लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर वही रहेगा, सेम एज पार्ट बी, क्योंकि इसके बाकी डेटा तो वही पार्ट बी वाला है ना। प्लान एसेट का भी डिस्क्लोजर वही रहेगा, सेम एज पार्ट बी। इसी तरह जो पीएनएल में आइटम्स दिखाने हैं उनका भी डिस्क्लोजर वही रहेगा, सेम एज पार्ट बी। और जो ओसीआई में आइटम्स दिखाने हैं वो भी सेम रहेगा। हाउएवर उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, क्या? आपकी एक रीमेजरमेंट गेन था 2 का, आपका एक और रीमेजरमेंट गेन था 16 का, और अब आपकी ऑन टॉप एक एसिड सीलिंग एडजस्टमेंट आ गई है ना? कितने की? 20 नेगेटिव। तो आपका ओसीआई में टेक्निकली स्पीकिंग अब 2 नेगेटिव रिपोर्ट हो रहा होगा। क्या ख्याल है ना? है ना मजे की बात? इसको भी जरा एक नजर देखें पॉज करके प्लीज। आई होप आपने इसको देख लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इफ्रिक 14 जो कुछ छोटी छोटी बारीक बातें कहता है, जो आज तक बाय द वे कोई डिटेल में टेस्ट नहीं हुई, और चूंकि वो डिटेल में टेस्ट नहीं हुई तो ऑब्वियसली वो टेस्ट हो सकती हैं, फ्यूचर में टेस्ट हो सकती हैं, राइट? इफ्रिक 14 क्या कहता है जी? इफ्रिक 14 की कुछ की फीचर्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला वो है रिलेटेड टू रिफंड। दो ही तरह की हमारी होती है ना, या रिफंड होगा या रिड्यूस्ड फ्यूचर कंट्रीब्यूशन होगी, दो ही तरह से आपको फायदा होगा ना। सबसे पहले रिफंड कहता है अगर कोई मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट है ना, तो आपने रिफंड सिर्फ वो लेने हैं जो अनकंडीशनली आपको मिल सके। ठीक है, आपके ऊपर कोई कंडीशन ना लगी हो, सबसे पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अगर रिफंड की कोई कॉस्ट है तो पीवी ऑफ रिफंड लेस पीवी ऑफ कॉस्ट्स करके आपने लेना है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया, आपने देखा ना, रिफंड से एसोसिएटेड एक कॉस्ट थी 2%, तो हमने क्या किया, हमने उन कॉस्ट्स को माइनस कर दिया। किया या नहीं किया? ठीक है जी। इन कॉस्ट्स में बहुत सी चीजें आ सकती हैं, लीगल कॉस्ट्स, टैक्स कॉस्ट्स, प्रोफेशनल फीस वगैरह एटसेट्रा इसमें शामिल हो सकती है। ठीक, अच्छा जी। तीसरी बात ये कहता है कि अगर तो रिफंड एज अ परसेंटेज फिक्स हुआ है, रिफंड एट से 75% ऑफ सरप्लस, तो फिर वो कहता है कि आप कोई प्रेजेंट वैल्यू ना करें। अगर रिफंड एज अ परसेंटेज फिक्स हुआ है तो फिर कहता है डू नॉट प्रेजेंट वैल्यू, बल्कि आपका जो भी एसेट है उसका 25% उड़ा दें। फॉर एग्जाम्पल आपका एसेट क्या बन रहा था, 20 मिलियन, तो उसका 25% उड़ा दें। 25% कितना बनेगा? ओसीआई टू एसेट 5 मिलियन। अगर हुकूमत ने ये लॉ में लिखा हुआ है ना, और ये मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट कहां लिखी होगी? लॉ में लिखी होगी ना। एमएफआर आपके ऊपर लगाने की किसकी पावर है? लॉ की ही होगी ऑब्वियसली, मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट। अगर लॉ में ये लिखा है कि आप सिर्फ 75% ऑफ द सरप्लस ले सकते हैं, तो आप 25% एसेट उड़ा दें, फिर आपको प्रेजेंट वैल्यूएशन वगैरह के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एसेट प्रेजेंट वैल्यूड। फाइन, आगे चलते हैं।
उसके बाद फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस, यहां पे वो दो किस्म की बातें करता है। एक कहता है अगर एमएफआर हो, और दूसरा कहता है अगर एमएफआर ना हो। अब ये जरा गौर से सुनने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फर्ज कीजिए एक प्लान है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल, उससे हमें समझ आ जाएगा। फर्ज कीजिए आपका एक प्लान है और उस पे आपका नेट एसेट बन रहा है 20 मिलियन का। ठीक है ना जी, आपका नेट एसेट बन रहा है 20 मिलियन का। अब आपने असेस किया क्या मुझे इस प्लान में से कुछ सरप्लस, कुछ रिफंड मिल सकता है? पता चला नहीं, कोई रिफंड नहीं मिल सकता, रिफंड जीरो। अच्छा, आप असेस करते हैं कि हमारी कंपनी की जो लाइफ है ना, वो है से 100 ईयर्स। जो कंपनी की रिमेनिंग लाइफ है वो है से 100 ईयर्स, ठीक है, जो पीछे रहती है। और जो फंड की लाइफ है वो है से 10 ईयर्स। ठीक, डिस्काउंट रेट है 10%, और एनुअल एक्सपेक्टेड करंट सर्विस कॉस्ट है 2 मिलियन। हर साल कितनी करंट सर्विस कॉस्ट आएगी? 2 मिलियन। ठीक, और ये सारी की सारी करंट सर्विस कॉस्ट जो है, बल्कि इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, कहते हैं ये 3 मिलियन है और हम कहते हैं 30% ऑफ सर्विस कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी। मैंने आपको कहा था ना, आमतौर पर सिर्फ प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन होती है एम्प्लॉय सैलरी में से। व्हाट इफ कोई ग्रेचुटी है या पेंशन है और उसकी भी डिडक्शन एम्प्लॉय सैलरी में से कुछ ना कुछ हो रही है। 70% कौन देता है? एम्प्लॉयर। 30% कौन देता है? 30% कौन देता है? एम्प्लॉय। अब इस सूरत में आप एसेट सीलिंग कैसे बनाएंगे? गाइडेंस देता है आपको स्टैंडर्ड पूरी, इफ्रिक 14। वो कहता है जी आप एसेट सीलिंग यूं बनाएं, चूंकि रिफंड तो कुछ है नहीं, तो रिफंड तो हो गया जीरो, पीवी ऑफ रिफंड तो हो गया जीरो, प्लस आप पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन लेंगे। कैसे? कहता है आप लीजिए करंट सर्विस कॉस्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय पोर्शन बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, नॉट एम्प्लॉय, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी फैक्टर at 10% for 10 years. What is 10 years? 10 years is shorter of fund and entity life. अब ये देखने में बड़ा मुश्किल है, सॉल्व करने में बहुत ही आसान है। कैसे भला? देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीफंड इज जीरो, करंट सर्विस कॉस्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3 मिलियन है, इसमें से 70% आप बियर करते हैं, और एन्युटी फैक्टर क्या बनेगा? 1 माइनस 1.1 रेस टू पावर -10 ओवर 0.1,
वाई 10? बिकॉज एंटिटी की जिंदगी 100 साल, फंड की जिंदगी बाकी जो रहती है रिमेनिंग, ये रिमेनिंग लाइफ है 10 साल। तो शॉर्टर ऑफ द टू क्या हुई? 10 साल, है ना? तो इसका जवाब बनता है क्या? इसका जवाब बनता है तकरीबन 13 मिलियन। आपकी एसेट सीलिंग आएगी 13 मिलियन। बात समझे? तो अगर आपकी मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं है तो आप एग्जाम्पल 1 के मुताबिक एसेट सीलिंग बनाएंगे। अब चूंकि आपका नेट एसेट 12 का था और एसेट सीलिंग 13 की आई है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ओसीआई टू एसेट 7 मिलियन। ठीक है जी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं थी, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं थी। ठीक। फिर अगर कोई मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप एग्जाम्पल 2 फॉलो करें। अब एग्जाम्पल 2 क्या है? अगेन इट्स रियली सिंपल, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अगेन हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी का नेट एसेट बन रहा है 20 मिलियन का, ये अज्यूम कर लेते हैं। और अगेन हम कहते हैं कि उसको रिफंड कोई नहीं मिलना, रिफंड तो जीरो है। ठीक है ना? अब जो आपने कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन लेना है फ्यूचर में, उसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है। क्या? कि आपने सिर्फ फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस को देखना है। अगर आपकी मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट के वर्सेस आपका कुछ इस साल में पेबल बनता है, आपने उसे इग्नोर कर देना है। कैसे? सुनिएगा। फर्ज कीजिए मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट है हर साल की 40 मिलियन और आपने पे किया इस साल करंट ईयर में 30 मिलियन। अब आपका एक पेबल बनता है ना? आपका एक डेफिसिट है ना इस साल का, कि यार आपने 10 मिलियन देना है, पे करना है। पे करना नहीं करना अभी? जाहिर आप वो पे करोगे, अगले साल ही पे करोगे। स्टैंडर्ड कहता है आपने इस डेफिसिट को, जो एग्जिस्टिंग शॉर्टफॉल हैं, इसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, अगर फर्ज कीजिए आपकी करंट सर्विस कॉस्ट अगले हर साल की एक्सपेक्टेड है 3 मिलियन और उसमें से 70% आपने बियर करना है और वो 10 साल तक चलनी है, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है 13 मिलियन। और आपको यह कहा जाता है कि यार आप मैक्सिमम जो अपनी फ्यूचर फंडिंग कर्टेल कर सकते हैं, वो कर्टेल कर सकते हैं 50% से। आप मैक्सिमम कितना रिड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस? 50% से। तो आप एसेट सीलिंग पता क्या डिटरमिन करेंगे? 6.5। इसका मतलब है आपने सारे रूल्स वही लगाए जो आपने एग्जाम्पल 1 में लगाए। यहां पे चूंकि मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट्स थी, इसलिए एक इजाफी चीज है, लॉ आपको बताएगा आप मैक्सिमम कितना कर्टेल कर सकते हैं, स्टिल आपको फ्यूचर में कितना फंड करना है।
आई होप एग्जाम्पल 2B आपको क्लियर हो गई है, इसको भी एक नजर देख लें। एक और एग्जाम्पल देख लें जी इसी की। मैं इस पे थोड़ा सा वर्क इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि ये पोटेंशियली टेस्ट हो सकती है। अगेन वही फर्ज कर लीजिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका नेट एसेट है 20 का, आपकी अगले हर साल जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो बनती है, फर्ज कर लीजिए 10 मिलियन पर एनम। जो आपके फंड की लाइफ रहती है वो है, फर्ज कीजिए 20 इयर्स। जो आपकी एंटिटी की लाइफ है वो आप फर्ज कर लीजिए 15 इयर्स। आपका जो डिस्काउंट रेट है वो आप फर्ज कर लीजिए 10%। ठीक है। और आपकी जो एनुअल मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट है, एनुअल एमएफआर, वो है फर्ज कर लीजिए 6 मिलियन पर एनम। इतनी तो आपने देनी है। ठीक है। आपका एक एग्जिस्टिंग डिफरेंस चल रहा है, एक एग्जिस्टिंग शॉर्टफॉल चल रहा है, डेफिसिट चल रहा है एज ऑफ करंट ईयर एंड। वो है फर्ज कर लीजिए 10 मिलियन का। अब आप कैसे बनाएंगे कि यार मेरी एसिड सीलिंग क्या है? गौर से देखिएगा। आप कहेंगे कि यार मेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? मेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट है 10 मिलियन करंट सर्विस कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय, और इसमें कोई वो नहीं बताया हुआ कि इंप्लॉय पोर्शन कितना है, एम्प्लॉयर पोर्शन कितना है, तो 100% ले लूंगा, सारा एम्प्लॉयर पोर्शन है। क्या ख्याल है? मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -15। वाई -15? Because fund life is 20 years and entity life is 15 years remaining. We take the shorter of the two as per the standard. Divided by 0.1. ये तो हो गई आपकी कंट्रीब्यूशंस की पीवी, सॉरी करंट सर्विस कॉस्ट की पीवी। ये तो हो गई करंट सर्विस कॉस्ट की पीवी। अब आपकी मिनिमम फंडिंग कितनी है? आपकी मिनिमम फंडिंग है 6 मिलियन। इसका मतलब है आपकी मिनिमम फंडिंग है 60%। तो आप कितनी जान छुड़वा सकते हैं? 40%। एनुअल एमएफआर से मतलब पता क्या है? एनुअल मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट। ये वो मिनिमम अमाउंट है जो आपने हर साल फंड को देनी है, हर साल पेंशन फंड में या ग्रेचुटी फंड में डालनी है। 6 मिलियन। आपकी करंट सर्विस कॉस्ट एनुअल होनी है 10 मिलियन। आप देख रहे हैं आपने क्या किया? आपने बेसिकली दोनों का डेल्टा लिया। ये आपकी करंट सर्विस कॉस्ट है, इसको ऐसे कर लें बेशक, बजाय 40% से मल्टीप्लाई करने के, अगर वो आपको मुश्किल लगे तो आप इसको डेल्टा ले लें। -6 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -15 ओवर 0.1। ये आपकी करंट सर्विस कॉस्ट है और ये आपकी एमएफआर है। हमने इन दोनों का डेल्टा ले लिया, डिफरेंस ले लिया। जो इन दोनों का डिफरेंस है उतने से मैं अपनी फ्यूचर कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर सकता हूं, विच कम्स आउट टू बी अबाउट 30 मिलियन रुपीज। इसका मतलब मेरी एसेट सीलिंग कितनी है? ये भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। एसेट सीलिंग मेरी कितनी है? 30 मिलियन। इसका मतलब मुझे एसेट को इंपेयर करने की जरूरत है। हर दफा जरूरी नहीं है कि एसेट को इंपेयर करने की जरूरत हो। मेरा एसेट है 20 का, एसेट सीलिंग है 30 की, हेंस देयर इज नो इंपेयरमेंट। राइट है ना? ठीक है जी, ये भी बात समझ आ गई हमें। सो अगर मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट हो
तो फिर कैसे करते हैं? फिर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 जो मैंने आपको कराई है उसके मुताबिक। ये है जी लुब्बे लुबाब आपकी इफ्रिक 14 का। आई होप आपको ये पार्ट सी और इससे रिलेटेड जो इफ्रिक 14 के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब समझ आ गए। 1 मिनट का पॉज कीजिए प्लीज और इनको जरा अपने जहन में क्लियर कीजिए, समझिए। ऑलराइट, आई होप आपने देखा है। आइए फिर इस सवाल के आखिरी पोर्शन पे जो हमारी नॉलेज रिलेटेड टू डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स इंशाल्लाह मुकम्मल कर देगा, उसको पढ़ लेते हैं। सिनेरियो क्या है? कहता है एज ऑफ 30th जून 2012 LEL agreed with all members to discontinue, members of the fund यानी कि एम्प्लॉइज के साथ एग्री किया, टू डिसकंटिन्यू द पेंशन स्कीम। खत्म कर रहा है, बंद कर रहा है, पेंशन ही बंद कर रहा है। अच्छा याद रखना, ये ओरिजिनल सवाल की बेसिस पे है, जो ओरिजिनली हमने सवाल किया था। ये पार्ट बी से रिलेटेड नहीं है, करटेलमेंट नहीं हो रही इसमें, पेंशन स्कीम ही खत्म हो रही है। अच्छा, कहता है इन कंसिडरेशन फॉर देयर एग्रीमेंट, ज़ाहिर एम्प्लॉइज ने मुफ्त में तो नहीं माना होगा, LEL पेड एन अमाउंट ऑफ 100 million टू द फंड मेंबर्स। उसने एम्प्लॉइज को 100 मिलियन रुपया दिया। कहता है ऑल पेंशन स्कीम एसेट्स वर लिक्विडेटेड, सो तमाम एसेट्स को बेच दिया गया फॉर द पेमेंट एंड द रिमाइंडर अमाउंट वाज पेड आउट ऑफ कैश अवेलेबल विद LEL। ठीक, ये बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं सेटलमेंट, और सेटलमेंट के स्टेप्स बड़े आसान होते हैं जी। पार्ट डी इसे बोलते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट के स्टेप्स बड़े आसान होते हैं, बिल्कुल कर्टेलमेंट की तरह। पहला स्टेप होता है कि आप सेटलमेंट तक पूरी अकाउंटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। स्टेप 1 होता है कंप्लीट द अकाउंटिंग विद द सपोर्ट ऑफ HRE। जाहिर है वो HRE आपको नंबर बना के देता है टिल डेट ऑफ सेटलमेंट। डेट ऑफ सेटलमेंट। और सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या है? सेटलमेंट की डेफिनेशन बेसिकली ये है एंड ऑफ प्लान, खत्म, द प्लान इज गॉन। ठीक है जी। दूसरा, आपने एक दफा काउंटिंग कंप्लीट कर ली, बिल्कुल कर लीजिए। आपके पास प्लान लाइबिलिटी कितनी बन रही थी? क्योंकि डेट 30 जून है ना, तो आपके लिए तो आसान है। अगर मिडिल ऑफ द ईयर होता तो जैसे मैंने पहले आपको बताया मुश्किल होता, 6-6 महीने की अकाउंटिंग करनी पड़ती है आपको, राइट। अभी ऐसा नहीं है, ये तो 30 जून पे हो रहा है। आपके पास प्लान लाइबिलिटी 110, प्लान एसेट कितने? 80। ले आपके लिए तो आसान हो गया काम, फाइन। स्टेप 2, रिकॉर्ड रिकॉर्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, कैसे रिकॉर्ड होगा? गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान, एक्सट्रीमली इजी। आप एंट्री करो लाइबिलिटी डेबिट, प्लान लाइबिलिटी खत्म कर दो। कितने से? 110 से। आप एंट्री करो प्लान एसेट क्रेडिट, प्लान एसेट भी क्रेडिट कर दो। कितने से? 80 से। अब टोटल पेमेंट की गई है 100 की, इसका मतलब प्लान एसेट्स में से 80 पे किया गया है, तो बाकी कहां से पे किया गया होगा? 100 माइनस 80, बाकी कहां से आया होगा? बैंक से, हमारे बैंक अकाउंट से, 20। फाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें गेन हो गया, बैलेंसिंग चला जाएगा P&L में 10। और इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गेन ऑन सेटलमेंट। जैसे गेन और लॉस ऑन कर्टेलमेंट होता है, वैसे ही गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट पे होता है, गेन ऑन सेटलमेंट। दैट इज इट। ये गेन ऑन सेटलमेंट कहां दिखा दिया जाएगा? वो जो P&L वाला नहीं होता आपकी लाइनें जहां पे सारी आप P&L वाली दिखा रहे होते हैं, वहां दिखा दिया जाएगा। और इस साल के एंड पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिफाइंड बेनिफिट प्लान से रिलेटेड एसेट या लाइबिलिटी नजर नहीं आएगी, ऑल इज गॉन।
डिस्क्लोजर जरूर आएंगे क्योंकि इसी साल खत्म हुई है ना, डिस्क्लोजर पूरे आएंगे। प्लान लाइबिलिटी भी दिखाओगे, एसेट भी दिखाओगे, नेट लाइबिलिटी भी जीरो दिखाओगे, पीएनएल के सारे लाइन आइटम्स भी दिखाओगे, ओसीआई भी दिखाओगे, पांचों चीजें करोगे, बट क्लोजिंग बैलेंस जीरो हो चुका होगा। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में हमने बड़ी डिटेल में डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की अकाउंटिंग समझ ली। आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।